कि कोई भी रिएक्शन जब होता है तो रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट को कैसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग, और उस रिलेशन वाले पार्ट को जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसी चीज को हम लोग मोल मोल एनालिसिस भी बोलते हैं। मतलब उसको बोलने का दो नाम है, एक तो मोल मोल एनालिसिस, या फिर इसी चीज को हम लोग स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस भी बोलते हैं। ये दोनों वर्ड यूज किया जा सकता है, स्टोइक्योमेट्रिक यूज करो या फिर स्टीशियोमेट्री बोलो, दोनों में से जो प्रोनाउंसिएशन यूज करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस भी इसी चीज को हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। और जब हम लोग स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस करेंगे तो हम लोग सब्जी बहुत खरीदेंगे, आम बहुत खरीदेंगे, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। अभी मार्केट भी चल रहा है, गर्मी का मौसम है, आम खरीदने जा सकते हैं, तो वहां से तुम्हारा ये कैलकुलेशन बड़ा फास्ट हो जाएगा कि भाई 1 किलो आम 50 रुपए में है तो 5 रुपए में कितना आम मिलेगा। 1 किलो आम 50 रुपए का है तो 10 किलो आम कितने का मिलेगा। 50 रुपए में 1 किलो आम है तो 10 रुपए में कितना आम मिलेगा। यही सब कैलकुलेशन चलेगा। हम भी अपने टाइम पे यही करते थे। मेरा एक्चुअल में मोल कंसेप्ट अच्छा नहीं था, तो जब हमको कोई भी सवाल नहीं बनता था, मेरे से कोई भी सवाल नहीं समझ में आता था, तो हम यूनिटरी मेथड में आम का एग्जांपल लेते थे कि अच्छा 1 किलो आम 5 रुपए का है तो 10 किलो आम कितने का होगा। या फिर 1 किलो आम 5 रुपए का है और 1 किलो में 10 आम है तो एक आम के लिए कितना रुपया चाहिए। तो वहां से फिर मेरा कैलकुलेशन होना शुरू हो जाता था, मतलब कैलकुलेशन वाली चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती थी मुझे। तो अगर डिफिकल्टी होगा तो यूनिटरी मेथड यूज करते हुए भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। पर अभी अपना माइक्रोफोन ऑफ रखो। तो इस चीज का ध्यान रखना, जैसे हम लोग इसको यूनिटरी मेथड से भी बोलेंगे, इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड स्टोइक्योमेट्रिक रिलेशन से भी कैलकुलेट करेंगे, और इसी चीज को हम लोग किसी दूसरे फॉर्मेट में भी रिलेट करने की कोशिश करेंगे। मतलब एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग दो तीन तरीके यूज करने की कोशिश करेंगे ताकि समझना आसान हो जाए। और तुमको दोनों तीनों में से जो तरीका सुटेबल दिखता हो कि नहीं सर हमको ये तरीका अच्छा दिख रहा, नहीं सर हमको ये तरीका अच्छा लग रहा, तुमको जो यूज करना है तुम्हारी मर्जी है। हम सारे तरीके मेंशन करेंगे, तुमको अपने हिसाब से चीजें चेंज करते चले जानी है। ठीक है, जिससे सवाल पूछेंगे वही जवाब देगा फटाफट। स्क्रीन पे दिख रहा है मेरे को। हाय प्रशांत, सुनाई दे रहा है आवाज? यस सर। टेस्ट क्यों नहीं दिया था? सर हम तो बोले ही थे सर, मेरे पास आ नहीं रहा था, हम तो सुबह सुबह। अच्छा अच्छा, तेरा तो प्रॉब्लम ही कुछ और था भाई। इसके पास हाँ, किसी और इंस्टीट्यूट का लिंक चला जा रहा था, पता नहीं किस मतलब हम लोग जो लिंक भेज रहे हैं एक वो बात क्लासरूम बोले का। सर सर, हाँ बोल बोलो। एक बार ना मेरे साथ मतलब 1-2 दिन तक दोनों टाइम का लिंक आ रहा था। आपका सेकंड क्लास जो है ना, बायो हाँ वाला, हाँ वो भी आ रहा था। यार, वो एक दिन मिस कम्युनिकेशन हुआ था बट उसके बाद नहीं हुआ था। तुम एक ही दो। दिन को सारे जनरलाइज कर दिया। अच्छा, हाँ हाँ। ठीक है, चलो एक चीज बता। अच्छा, जो स्क्रीन पे दिख रहा है इक्वेशन, इसको बैलेंस करो। ठीक है। हाँ, 2n, इसको 2NH3 कर दीजिए इधर साइड, राइट हैंड साइड वाला को। ठीक है, और उधर 3H2O कर दीजिए। H2 पे। बढ़िया, जी हाँ। बहुत बहुत बढ़िया। चलो एक चीज बताओ, जैसे ये जो हाँ, N2 के आगे 1 है, H2 के आगे 3 है और NH3 के आगे 2 है, इसको बोलते क्या है? एटम। एटम बोलते हैं? अच्छा, पक्का? NH3 नहीं के नहीं आगे नहीं जो नहीं, एक जो मिनट एक 2 मिनट, लिखे है? मॉलिक्यूल बोलते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल बोलते हैं, ओके। हाँ भाई, और कोई दिख रहा है इधर इसमें? हाँ भाई अमन। साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट? ये क्या होता है? प्रोनाउंस गलत हो। साइकोमेट्रिक तो कहीं से नहीं आएगा भाई। ठीक है, हाथ रेस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा चीज है। ये चीज बोलते हैं जो ऊपर वर्ड दे रखा, स्टोइकियोमेट्रिक। और वर्ड हम लोग कोफिशिएंट लगा सकते हैं, मतलब ये जो 1 है, 3 है और ये जो 2 है, तो जिस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बैलेंस्ड इक्वेशन में उनके आगे जो एक कोफिशिएंट हम लोग ऐड करते हैं बैलेंसिंग करने के लिए, उस चीज को हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। और इस कोफिशिएंट का एक सिंपल सा फंडा ये है, जैसे हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एटम्स हमेशा कंजर्व होते हैं, मास हमेशा कंजर्व होता है। तो अगर एटम्स और मास कंजर्व हो रहे हैं, इसका मतलब किसी भी एक एटम का, सॉरी किसी भी एक एलिमेंट का जितना एटम रिएक्टेंट के साइड में है उतना ही एटम प्रोडक्ट के साइड में होना चाहिए। इस चीज के बेसिस पे हम लोग रिएक्टेंट के नंबर को प्रोडक्ट के नंबर वाले पार्ट से रिलेट करते हैं।
भले वो मॉलिक्यूलर लेवल पे हो या मोलर लेवल पे हो, मतलब मॉलिक्यूल्स के टर्म में वो रिलेशन हो या मोल्स के टर्म में रिलेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ऐसा बोल सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल N2 तीन मॉलिक्यूल H2 के साथ कंबाइन करके दो मॉलिक्यूल NH3 बनाया। तो मॉलिक्यूल के टर्म में बात कर पाए हम लोग। फिर से बोल रहे हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ N2, एक मॉलिक्यूल N2 का तीन मॉलिक्यूल H2 के साथ कंबाइन करके दो मॉलिक्यूल NH3 बनाया, ऐसा बोला जा सकता था। और अगर मॉलिक्यूल सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जब हम लोग एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आता है। तो अगर मॉलिक्यूल सेम है तो Na तो सेम होगा ही, मतलब एवोगाड्रो नंबर भी, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होगा। तो मॉलिक्यूल्स बोलने के जगह पे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स भी बोल सकते थे। एक मोल सर ऑफ ये N2। स्टोरी हाँ क्या है सर, क्या इसका है? प्रोनाउन क्या करे? स्टोरी कौन से स्कूल से पढ़ा है तू, ये बता। बताइए प्रशांत, कौन से स्कूल से पढ़ा है? हेलो सर, जीजीपीएस स्टोइकोमेट्रिक। जीजीपीएस से पढ़ा है तू? शर्म आ रहा है बोलते हो, हम केंद्रीय विद्यालय से पढ़े, मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा है। केंद्रीय विद्यालय में मालूम है स्टोइकियोमेट्रिक। अरे हाँ। तुम वही बंगाली है, एफ सेक्शन वाला। ओए देवांशु, कौन बकवास बंगाली? करने बोलेगा इधर। मतलब हम केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हैं, वहां पे इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ाया जाता है और तुम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता। गजब नालायक आदमी है भाई। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हाँ, स्टोइकियोमेट्रिक या कोफिशिएंट। फिर ठीक है, चलो ध्यान दो। हाँ, क्या बोल रहे थे? हम लोग जो मॉलिक्यूल्स के टर्म में बात कर रहे थे, एग्जैक्टली यही चीज हम लोग मोल्स के टर्म में बोल सकते हैं कि N2 वाले पार्ट का एक मोल अपने H2 के तीन मोल के साथ कंबाइन करके NH3 के दो मोल का फॉर्मेशन कराएगा। इनफैक्ट जैसे अगर मान लो कि हम लोग का बैलेंसिंग में 1 है, 3 है और 2 है, तो इसके जगह पे हम लोग बैलेंसिंग में ये भी तो लिख सकते थे 2N2, सामने वाले पार्ट में 6H2 और उसके आगे वाले पार्ट में 4NH3। ये भी बैलेंसिंग गलत नहीं है। बस हम लोग करते क्या है कि बैलेंसिंग के टाइम पे शाश्वत माइक्रोफोन ऑफ रखो। हम लोग बैलेंसिंग के टाइम पे नॉर्मली केवल सिंपल होल नंबर रेशियो रखने की कोशिश करते हैं। वो होल नंबर रेशियो है या नहीं है उसे कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग ट्राई करते हैं कि सिंपल होल नंबर रेशियो हो। तो अगर दो मोल हुआ, उधर जैसे कोफिशिएंट 2 है तो दो मॉलिक्यूल N2 छह मॉलिक्यूल ऑफ H2 के साथ कंबाइन करके चार मॉलिक्यूल ऑफ NH3 बनाएगा, ये भी बोल सकते थे। या दो मोल N2 हमेशा 6 मोल ऑफ H2 के साथ कंबाइन करके 4 मोल्स ऑफ NH3 का फॉर्मेशन करेगा, ये भी बोला जा सकता था। तो जैसे नॉर्मली अगर एक चीज देखो कि हम लोग का पहले वाले पार्ट में N2 के आगे वैल्यू 1 दे रखा था, H2 के आगे वैल्यू 3 दे रखा था, जबकि सेकेंड वाले पार्ट में N2 के आगे वैल्यू 2 दे रखा है और H2 के आगे वैल्यू 6 दे रखा। लेकिन अगर ढंग से देखो तो रेशियो दोनों में सेम है। फर्स्ट वाले केस में रेशियो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 है और दूसरे में 2:6, इसका मतलब वापस से 1:3 है। तो एक चीज बोल सकते हैं हम लोग कि भले ही हम लोग कोफिशिएंट में, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में 1 रखे और 3 रखे या 2 रखे और 6 रखे, हमेशा एक चीज बिल्कुल फिक्स्ड होगा कि हम लोगों का जो रेशियो है, जिस रेशियो में नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर रहा है, या फिर जिस रेशियो में नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स के साथ कंबाइन कर रहा है, वो रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। ये हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। और इसी एग्जैक्टली चीज को हम लोग क्वेश्चन के कैलकुलेशन के लिए भी यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? तो ऐसा बोल सकते हैं डायरेक्टली हम लोग, जब भी कोई दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे तो हमेशा अपने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के टर्म में कंबाइन करेंगे। ठीक है, हमेशा जब भी कोई दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे तो अपने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में ही कंबाइन करेंगे, कभी भी किसी दूसरे टर्म के पार्ट में कंबाइन नहीं करेंगे। और एक और चीज ध्यान रखना है, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो होगा ये हमेशा नंबर ऑफ मोल्स के लिए होगा या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए होगा, कभी भी मास के लिए नहीं होगा, कभी भी वॉल्यूम के लिए नहीं होगा। उन सब चीजों के टर्म में हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग हमेशा नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्जन करके काम करेंगे। कर सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि मास से रिलेशन नहीं निकाल सकते, मास से भी रिलेशन निकाल सकते हैं, लेकिन मास से जब हम लोग रिलेट करना शुरू करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अलावा और भी फैक्टर्स का हम लोग को ध्यान रखना होता है। तो इसलिए हम लोग मास के टर्म में बात ही नहीं करेंगे। हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई हम लोग मास के टर्म में काम नहीं कर रहे, हम लोग सीधा
नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के टर्म में काम कर रहा है। अब करना क्या होता है, इस चीज को 2-3 बार सुनना ढंग से। जब हम लोग H2 और N2 वाले पार्ट की बात करेंगे तो इसमें बोलने का तरीका जो हम लोग को यूज करना है, जब भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग इसको लैंग्वेज में बोलेंगे कैसे, तो उसमें कोफिशिएंट वाले पार्ट को हमेशा ध्यान रखते हुए काम करना होगा। जैसे उसमें ये चीज कर सकते हैं हम लोग कि हम लोगों का सबसे पहला पार्ट N2 के आगे कोफिशिएंट 1 है, H2 के आगे कोफिशिएंट 3 है और NS3 के आगे कोफिशिएंट 2 दे रखा। तो बोलने का 2-3 तरीका हो सकता है। रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से रिलेट कर दिया, एक तरीका। दूसरा, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से रिलेट कर दिया। तीसरा, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से रिलेट कर दिया। कुछ भी बोल सकते हैं, रिएक्टेंट रिएक्टेंट का रिलेशन निकालो या प्रोडक्ट प्रोडक्ट का रिलेशन निकालो या रिएक्टेंट प्रोडक्ट का रिलेशन निकालो, सब यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मान लो N2 और H2 का रिलेशन निकालेंगे तो दोनों रिएक्टेंट है, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे N2 और H2 में कि N2 का एक मॉलिक्यूल हमेशा H2 के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करेगा। 1:3 रेशियो है, मतलब जब भी रिएक्शन होगा तो 1:3 रेशियो में होगा। इसका मतलब जब भी N2 का एक मॉलिक्यूल कंबाइन करना होगा तो H2 का 3 मॉलिक्यूल चाहिए, 3 गुना। तो एक मोल के लिए भी यही बोलते हैं, एक मोल ऑफ N2 विल ऑलवेज कंबाइन विद 3 मोल्स ऑफ H2। नाइट्रोजन का एक मोल हमेशा हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ कंबाइन करेगा, या हमेशा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो मोल्स कंबाइन करेंगे वो 1:3 रेशियो में होगा। ये हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो जैसे अगर मान लो कि दोनों रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बात किए तो N2 का जितना मोल खत्म होगा H2 का 3 गुना मोल खत्म करते जाएगा। ये हम लोग दोनों रिएक्टेंट की बात करेंगे। उल्टा भी बोल सकते थे, जब H2 का 3 मोल खत्म होगा तो N2 वाले पार्ट का 1 मोल खत्म होगा, मतलब 1/3 मोल खत्म हो रहा होगा। दोनों लैंग्वेज है। अगर नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में बात करते तो नाइट्रोजन का 1 मोल जब खत्म होता तो हाइड्रोजन वाले पार्ट के केस में 3 गुना मोल खत्म होता, तो 3 लिख सकते थे हम लोग। लेकिन अगर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात करते तो हाइड्रोजन वाले पार्ट में हम लोग ये लिखते, जब हाइड्रोजन का 3 मोल खत्म होगा तब उस केस में N2 वाले पार्ट का 1 मोल खत्म होगा। तो इसमें ऐसा भी बोल सकते थे कि अगर हाइड्रोजन का 1 मोल खत्म होता तो इस केस में नाइट्रोजन वाले पार्ट का 1/3 मोल्स खत्म होना चाहिए। मतलब हम लोग 3 मोल लेते हाइड्रोजन का तो नाइट्रोजन का 1 मोल चाहिए था, मतलब 1/3 चाहिए था। तो जितना हाइड्रोजन लेते उसका 1/3 नाइट्रोजन चाहिए। तो इसका मतलब अगर 1 मोल हाइड्रोजन लेते तो 1/3 नाइट्रोजन आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते थे हम लोग। तो जैसे हम लोग ये जो रिलेशन यूज कर रहे हैं कंपाउंड वाले पार्ट का, इसमें दोनों रिएक्टेंट को आराम से रिलेट कर पाए। फिर प्रोडक्ट वाले पार्ट की बात कर सकते थे। तो प्रोडक्ट में अपने पास 2 पॉसिबिलिटी था कि हम लोग N2 वाले पार्ट को NH3 के साथ रिलेट करें। तो N2 का कोफिशिएंट कितना था, 1 के बराबर। अगर कुछ नहीं है मतलब 1 दे रखा। और H2 वाले पार्ट का कोफिशिएंट, सॉरी NH3 वाले पार्ट का कोफिशिएंट 2 के बराबर। तो 1:2 रेशियो है। रिएक्टेंट हमेशा कंज्यूम होगा, प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होगा। मतलब N2 जितना रेशियो में खत्म होगा NH3 उसके जस्ट डबल बनता जाएगा। डबल बनने का मतलब अगर 1 मोल खत्म होगा 2 मोल बनेगा, 2 मोल खत्म होगा तो 4 मोल बनेगा। और एक चीज का ध्यान रखना, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1 और 2, ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये रेशियो है, केवल एटम्स का रेशियो या फिर सॉरी मॉलिक्यूल्स का रेशियो या नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है। तो हम लोग इसको नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो से रिलेट जरूर कर सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो ध्यान रखना इस चीज का। N2 जब भी खत्म होगा तो अपने से जस्ट डबल अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा क्योंकि रेशियो 1:2 है। तो 1 मोल N2 2 मोल NH3 का फॉर्मेशन कराएगा, तो 2 मोल N2 4 मोल NH3 का फॉर्मेशन कराएगा। या फिर अगर प्रोडक्ट के हिसाब से काम करे तो मान लो अगर बोलते NH3 का 8 मोल चाहिए तो 1:2 रेशियो, जितना NH3 बनेगा उसका आधा कम से कम N2 चाहिए। तो अगर 8 मोल NH3 बनाना है तो उसका आधा मतलब 4 मोल N2 वाला पार्ट चाहिए होगा। दोनों काम कर सकते हैं। रिएक्टेंट दिया तो प्रोडक्ट निकाल लो, और अगर प्रोडक्ट दिया तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का अमाउंट जो रिक्वायर्ड है वो भी निकाल सकते हैं। तो अगर NH3 का 8 मोल्स रिक्वायर्ड होता तो N2 वाले पार्ट का 4 मोल चाहिए होगा। अगर NH3 का 25 मोल्स रिक्वायर्ड है
तो N2 वाले पार्ट का जस्ट आधा, इसका मतलब 12.5 मोल्स रिक्वायर्ड होगा। मतलब अगर हम लोग NH3 के 25 मोल्स को कंसिडर करते हैं या NH3 के 25 मोल्स को बनाने की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन का 12.5 मोल्स चाहिए, मतलब उसका आधा मोल्स चाहिए होगा। इस रिलेशन पे हम लोग क्वेश्चन में और भी डिटेल में आएंगे, अभी के लिए केवल हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिलेट कर रहे हैं। सेम चीज हम लोग हाइड्रोजन और अमोनिया के लिए कर सकते हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 3 है और अमोनिया वाले पार्ट का कोफिशिएंट 2 के बराबर है, 3:2। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते थे कि दोनों का रिएक्शन हमेशा 3:2 में होगा। जितना H2 खत्म होगा उसके रिस्पेक्ट में 2/3 टाइम्स NH3 बनेगा, या फिर जब 3 गुना H2 खत्म होगा तो 2 गुना NH3 का फॉर्मेशन होगा। ये बोलने का लैंग्वेज है। 3 मोल H2 होता तो 2 मोल का फॉर्मेशन होगा। तो अगर 6 मोल लेते तो 3:2 रेशियो चाहिए। तो 3:2 रेशियो मतलब आराम से यहाँ पे हम लोग 4 मोल लेते हुए काम कर सकते हैं ताकि अपना रेशियो मेंटेन हो। अगर हम लोग 12 मोल्स लेके चलते हैं तो वापस से 3:2 रेशियो चाहिए। इसका मतलब हम लोग आराम से 8 मोल्स का फॉर्मेशन कर सकते थे। बट इसमें जैसे कोफिशिएंट जब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, 1:2, 1:3, 1:4 नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो कंफ्यूजन नहीं हो तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, 3 वाले पार्ट का जब हम लोग 6 कर दिए, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किए, तो 2 वाले पार्ट को भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते थे। मतलब हम लोग को रेशियो मालूम है 3:2। तो अगर 3 मोल के जगह पे 6 मोल दिया, इसका मतलब 2 टाइम्स दिया। तो 2 मोल के जगह पे भी हम लोग 2 टाइम्स मतलब 4 मोल ले सकते हैं। 3 मोल के जगह पे 12 मोल दिया तो मतलब 4 टाइम्स दे रखा। तो 2 मोल के जगह पे 4 टाइम्स मतलब 8 मोल का फॉर्मेशन आराम से कंसिडर कर सकते हैं। मान लो ऐसा दे रखा कि हम लोग के पास H2 का 18 मोल है, तो इसका मतलब 3 के 6 टाइम्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो फिर 2 के भी 6 टाइम को कंसिडर करेंगे, मतलब हम लोग आराम से 12 मोल कंसिडर करते हुए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। उल्टा भी कर सकते थे, उल्टा भी कोई दिक्कत नहीं है। उल्टे में ऐसा बोल सकते थे कि 2 मोल NH3 बनाने के लिए 3 मोल H2 चाहिए हम लोगों को। तो अगर मान लो जैसे ऐसा कंसिडर करें कि हम लोगों के पास 25 मोल्स है, मतलब मान के चलते हैं कि NH3 वाला पार्ट का 25 मोल्स बनाना है, तो कितना रिएक्टेंट चाहिए। तो हम लोग बस एक चीज ये देख लेंगे कि इस 2 वाले पार्ट से क्या फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन है। तो 2 से 12.5 टाइम्स का मल्टीप्लीकेशन है। अगर 12.5 टाइम्स का मल्टीप्लीकेशन है तो एग्जैक्टली हम लोग यही फैक्टर 3 वाले पार्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे 12.5 के बराबर से। तो 12.5 इंटू 3 करेंगे तो इसका मतलब 36 12 36 37.5 अपना वैल्यू आना चाहिए। मतलब NH3 के 25 मोल्स के फॉर्मेशन के लिए हम लोगों को H2 वाले पार्ट का 37.5 मोल्स चाहिए होगा। तो जैसे ये सब जो कैलकुलेशन ये हम लोग टाइम के साथ धीरे धीरे देखेंगे, तुम लोगों को धीरे धीरे अपने आप समझ में आएगा। अगर हम सोचेंगे सब एक ही बार में समझ जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। बट जैसे जैसे ये कैलकुलेशन हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, तुम लोगों का दिमाग खुद से काम करना शुरू हो जाएगा कि हम लोग कैसे चीजों को रिलेट कर रहे हैं, कैसे यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं, कैसे रिएक्टेंट के अमाउंट से प्रोडक्ट के अमाउंट को रिलेट कर रहे हैं। बट हमेशा यही एक फैक्ट याद रखना है, हम लोग अपने सारे कैलकुलेशंस नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में करेंगे, कभी भी मास के टर्म में नहीं करेंगे। वॉल्यूम के टर्म में कर भी सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म में हम लोग आएंगे, वॉल्यूम के टर्म में कर सकते हैं, इनफैक्ट प्रेशर के टर्म में भी कर सकते हैं। बट कभी भी हम लोग मास के टर्म में इस मोलर रेशियो वाले पार्ट का या फिर इस स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन वाले पार्ट को कभी भी करने की कोशिश नहीं करेंगे। जब भी मास दिया तो पहले उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो। अभी के लिए वॉल्यूम दिया तो भी नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो, और नंबर ऑफ स्पीसीज दिया तो भी नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो। फिर मोलर रेशियो को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद फिर आराम से आगे बढ़ते हुए काम कर सकते हैं। तो ये जो टर्म है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मेरे हिसाब से नोट करने की चीज तो नहीं है, बहुत ही बेसिक टर्म है, बार बार रिपीट होगा तो ये तुमको अपने आप याद हो जाएगा। नोट क्या करना है इसके आगे वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग जब डिस्कशन करते हैं किसी भी टॉपिक का, तो हम लोग एक जनरलाइजेशन के टर्म में काम करते हैं। जनरलाइजेशन के टर्म में काम करने का मतलब, जैसे जब हम लोग रिएक्शन में मोल मोल एनालिसिस यूज करेंगे तो उसमें हम लोग हमेशा कभी भी एक जनरल रिएक्शन मानना होगा, तो ऐसा लिख सकते हैं A प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। इस पूरे पार्ट में हम लोग का जो स्मॉल a है
स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, ये सारा का सारा पार्ट जो रिएक्टेंट ए है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, प्रोडक्ट कैपिटल सी, कैपिटल डी, इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। और ये जनरल इक्वेशन जिंदगी भर याद रखना, अभी से लेके क्लास 12 तक जब भी एक जनरल इक्वेशन मानना होगा तो ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस डी डी मानते हुए चलेंगे। तो इसमें स्मॉल ए बी सी डी ये सारे के सारे स्मॉल लेटर्स हम लोग के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, और कैपिटल ए बी सी डी हम लोग के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट वाले पार्ट है। तो अगर हम लोग जैसे यहाँ पे इसी बात कर रहे थे एक जनरलाइज में कि हाँ भाई मोलर रेशियो में 1:3 था तो क्या होगा, 3:2 था तो क्या होगा, 1:2 था तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा। तो जिनको यूनिटरी मेथड बहुत फास्टली आता है, जैसे कभी सब्जी मंडी जाते हैं तो सब्जी मंडी में देखते हैं हम लोग, शायद कभी एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है, और इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं, हम भी देख सकते हैं। मान लो जैसे ऐसा बोलता है कि सर 1 किलो का दाम 18 रुपए है, ठीक है, तो अगर 1.3 आया किलो, मतलब मान लो 1 किलो 300 ग्राम आया, तो जैसे हम लोग थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो सकते हैं कि हाँ भाई 1 किलो का दाम 18 रुपए है तो 1.3 किलोग्राम में कितना रुपए होगा। सब्जी वाले लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो लोग तुरंत कैलकुलेशन कर लेते हैं, उन लोगों को पैसा एकदम बिल्कुल जवान पे होता है। मतलब हम लोग सोचेंगे एक बार कि अच्छा 1 रुपए, अरे 1 किलो के लिए 18 रुपए लग रहा है तो 1 किलो 300 ग्राम के लिए कितना लगेगा, हम लोग को शायद से नहीं समझ में आएगा पहली बार में, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि अच्छा 1 किलो अगर है तो 18 रुपए दे रखा, तो इसका मतलब 100 ग्राम के लिए हम लोग आराम से 1.8 रुपीज लेके चल सकते हैं। तो जब हम लोग 300 ग्राम लेंगे तो 18 इंटू 3, तो सॉरी 1.8 इंटू 3 मतलब 5.4 रुपीज, तो 18 प्लस 5.4 ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन पहली बार में टाइम लगेगा। हम लोग सब्जी मंडी जाते हैं तो बहुत फ्रिक्वेंटली ये एक्सपीरियंस करते हैं कि जैसे ही 1 किलो 2 किलो 1.5 किलो मतलब 1.5 किलो 2.5 किलो, 21.6 अरे ठीक है हम तुमसे कैलकुलेशन नहीं पूछे, तेरा मैथ्स अच्छा है, चलो मान लिया, ठीक है। तो जब भी हम लोग 1 में है 2 में है 1.5 किलो है तो बोल सकते थे आराम से आंसर निकल जाता है। बट जैसे ही थोड़ा भी कैलकुलेशन इधर उधर होता है तो दिक्कत होता है, क्योंकि हम लोग का यूनिटरी मेथड का रिलेशन थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा खराब होता है हम लोग का, हम लोग उतना फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाते। ऊपर से हम लोग की आदत और खराब है कि हम लोग अंग्रेजी में काम करते हैं, तो जब हिंदी में काम करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट होता है, हम लोग अपने मदर टंग में जब काम करते हैं तो कैलकुलेशन फास्ट होता है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि तुम्हारे साथ पहली बार नहीं कि तुम्हारा यूनिटरी मेथड खराब है, सदियों से लोग यूनिटरी मेथड खराब रहा है, सदियों से खराब रहेगा, वो ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। तो उन सब लोगों के लिए जिनका यूनिटरी मेथड का कैलकुलेशन थोड़ा खराब होता है, उसमें चीजें फॉर्मूले के ऊपर कैसे हम लोग ओरिएंट कर पाए, कैसे बेस कर पाए, इस चीज को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और जब हम लोग फॉर्मूला ओरिएंटेड काम करते हैं तो उस केस में कुछ ऐसा रिलेशन निकाला जा सकता है। मतलब ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस है, उन स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में हम लोग इस रिलेशन के बेसिस पे काम करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, मतलब एन बी अपॉन बी वाला पार्ट आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी divided by stoichiometric coefficient of C must be equal to number of moles of D divided by stoichiometric coefficient of D। मतलब ये हम लोगों का एक जनरल तरीका होगा लिखने का, जिसके बेसिस पे हम लोग मोल मोल एनालिसिस कैरी आउट कर सकते हैं। कैरी आउट करने का मतलब है जैसे मान लो रिएक्टेंट ए का नंबर ऑफ मोल्स दे रखा था और बी वाला पार्ट पूछता, तो जब ए का नंबर ऑफ मोल्स और बी वाला पार्ट पूछता तो हम लोग पहले वाला रिलेशन यूज करते, Na अपॉन ए इज इक्वल टू Nb अपॉन बी, हम लोग ये रिलेशन यूज करके काम करते। मान लो रिएक्टेंट ए वाले पार्ट का नंबर ऑफ मोल्स दे रखा होता और प्रोडक्ट सी वाले पार्ट का नंबर ऑफ मोल्स पूछता, तो हम लोग ए वाले पार्ट का जो रेशियो है उसको सी वाले पार्ट से रिलेट कर देते, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स सी का निकल के आ जाता। मान लो प्रोडक्ट में सी का नंबर ऑफ मोल्स दे रखा होता और डी का नंबर ऑफ मोल्स पूछता, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी वाले जो पार्ट का रेशियो था उसको डी वाले पार्ट के रेशियो वाले पार्ट से हम लोग रिलेट करने की कोशिश कर देते हैं। तो नॉर्मली होता क्या है कि जैसे हम लोग चाहे तो इस मैथमेटिकल इक्वेशन में चीजों को पुट करके काम कर सकते हैं कि ए का नंबर ऑफ मोल्स दे रखा बी निकालना है तो ए और बी तक के रिलेशन को यूज कर लो, ए का नंबर ऑफ मोल्स दे रखा सी निकालना है तो ए और सी को रिलेट कर लो,
सी का नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है, ए निकालना है, तो ए और सी का रिलेशन यूज कर लो। बी का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, डी का नंबर ऑफ मोल्स दे रखा, तो बी और डी वाले पार्ट के वैल्यू को रिलेट कर लो। मतलब बस नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इस रेशियो को रिलेट कर दो, यहाँ से भी क्वेश्चन का कैलकुलेशन आराम से हो जाएगा। और ऑलमोस्ट इसी रेशियो वाले पार्ट को हम लोग यूज करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये रेशियो याद रखने के लिए हम सजेशन नहीं देंगे, प्रैक्टिस करने के लिए अपने आप से कर सकते हैं देख के, बट हम लोग इसी को दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा फास्ट हो जाए। इस पूरे पार्ट में हम लोग का जो एब्रिविएशन है, जैसे एन ए क्या है, एन बी क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, इन चीजों को हम लोग नोट करते जाएंगे। पहले एक जनरल इक्वेशन नोट कर लो, ए प्लस डी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी। ये जनरल इक्वेशन नोट करते जाओ। और एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, जैसे सुनने में जितना सिंपल लग रहा, इतना भी सिंपल कंसेप्ट नहीं है। इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा रिगोरसली डिफिकल्ट होंगे। तुम लोग को वर्कशीट में हम होमवर्क देना शुरू करेंगे तब मालूम पड़ेगा कि बहुत रिगरस कैलकुलेशन हो सकते हैं। इन सब कैलकुलेशन से दिमाग खराब हो जाता है कैलकुलेशन करते करते। तुम में से जितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है वो लोग टेस्ट के लिए अपेयर हो जाएंगे तैयारी करके ढंग से। सिलेबस तुम लोग को मालूम ही है, बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है, 1 घंटे का टेस्ट है, 1 घंटे में 2 घंटे का ही टेस्ट है। आराम से अपेयर हो जाना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगला टेस्ट अभी मेंस का और ज्यादा हाई फाई होगा। अगला टेस्ट भी मेंस लेवल का ही होगा, लेकिन क्योंकि सिलेबस बढ़ेगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे और डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ेगा। वैसे इस बार के पेपर का भी डिफिकल्टी लेवल अच्छा था, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चंस नहीं थे, डिसेंट लेवल हम लोगों ने मेंटेन किया था जो मेंस में नॉर्मली आता है। आज हो सकता है थोड़ा लंबा क्लास ले तुम लोग का, 10 या 15 मिनट एक्स्ट्रा लंबा क्लास लें, क्योंकि इस टॉपिक को हम सोचेंगे कि आज कंप्लीट कर लें। मतलब टॉपिक सिंपल सा है, इसके सारे टाइप के एग्जांपल्स कंप्लीट कर लें, फिर नेक्स्ट क्लास में लिमिट ग्रेडियंट आराम से शुरू कर लेंगे हम लोग। चलो भाई, अगर नोट कर लिया तो हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस वाले पार्ट पे आते हैं। बस एक छोटा सा पॉइंट नोट कर लेना इसके नीचे, कैलकुलेशंस या फिर ऐसा लिख लो, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस stoichiometric calculation must not be done using mass, must not be done using mass। मोल्स यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं, प्रेशर भी यूज कर सकते हैं, वो टाइम के साथ सीखेंगे वॉल्यूम और प्रेशर। अभी के लिए हम लोग मोल्स निकाल के ही क्वेश्चन में कैलकुलेशन करेंगे। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा लंबा है, बाद में हम लोग डायरेक्टली भी काम कर लिया करेंगे, बट अभी के लिए मोल्स के हिसाब से काम करना। चलो भाई, क्वेश्चन नोट करो। fill in the blanks
फिल इन द ब्लैंक्स। और उस क्वेश्चन का पहले मतलब समझा देंगे, उसके बाद ट्राई करने की कोशिश करना। चलो ध्यान दो। जैसे एक रिएक्शन दे रखा 2a + 3b, प्रोडक्ट वाले पार्ट में 4c + d दे रखा है, ऐसा कोई एक रिएक्शन दे रखा है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में नॉर्मली होगा क्या, जैसे हो सकता है कि कोई एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स दे रखा हो और जो जो मिसिंग कंपोनेंट्स है वो सब निकालना है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। मान लो बी वाले पार्ट का 6 मोल दे रखा, केवल 6 मोल बी वाले पार्ट का दे रखा और कुछ दे ही नहीं रखा सवाल में, बस बोला है कि बी वाले पार्ट का नंबर ऑफ मोल 6 के बराबर है। तो अगर हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसमें बाकी पार्ट सारे के सारे जो अननोन है वो निकालने हैं। मतलब बी वाले पार्ट से ए को भी रिलेट करना होगा, बी वाले पार्ट से सी को भी रिलेट करना होगा, बी वाले पार्ट से डी को भी रिलेट करना होगा। तो तुम लोगों को जो ब्लैंक स्पेस है, मतलब जो चीजें नहीं दे रखी, उनके वैल्यूज को निकालना है। तो जैसे ए की बात करते हैं, तो अगर ए वाले पार्ट को निकालना होगा तो हमको तो देख के मालूम पड़ जा रहा है कि हम लोग के ए वाले पार्ट का 4 मोल रिक्वायर्ड होगा। मतलब बी के 6 मोल के साथ रिएक्शन करने के लिए ए वाले पार्ट का 4 मोल चाहिए। पहले लैंग्वेज के टर्म में बात करेंगे, फिर मैथमेटिकली बात करेंगे। 2 मोल ए 3 मोल बी के साथ रिएक्शन कर रहा है, 2:3 रेशियो है। तो इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ बी। तो 3 का 2 गुना दे रखा सवाल में, मतलब 6 मोल्स दे रखा, मतलब 3 का डबल है। तो 2 का भी डबल चाहिए होगा, मतलब 3 का अगर डबल रिएक्शन दे रखा तो 2 का भी डबल चाहिए होगा। इसका मतलब 4 मोल्स आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्ट के साइड में जाते हैं। 3:4 रेशियो है। जब बी का 3 मोल खत्म होगा तो सी का 4 मोल बनेगा। वैसे एक चीज है कि अगर ए निकाल लिया तो ए से भी सी को अब रिलेट कर सकते हैं, बट चलो ट्राई करना है कि जो दे रखे होंगे उसी से रिलेशन निकालना, ताकि इस तरीके को सीख पाए, बेसिकली बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो उसके आगे तो बहुत तरह का रिलेशन निकाला जा सकता है। तो बी का 3 मोल सी के 4 मोल के साथ कंबाइन करेगा, ये सॉरी सी के 4 मोल का फॉर्मेशन कराएगा। 3:4 रेशियो। तो 3 का डबल दे रखा है अपने पास, तो 4 का भी डबल बनेगा। इसका मतलब प्रोडक्ट वाले पार्ट में 8 मोल्स ऑफ सी बनने चाहिए। अगर सी और डी, बी और डी को रिलेट करें तो 3 मोल्स ऑफ बॉम्बे, और प्रोडक्ट वाले साइड में 1 मोल ऑफ दिल्ली दे रखा। तो इस केस में 3:1 रेशियो है। तो 3 का डबल दे रखा 6, मतलब 1 का भी डबल। प्रोडक्ट वाले पार्ट में डी के 2 मोल्स का फॉर्मेशन आराम से हो जाएगा। तो हम जो वैल्यू है 6 वो दे रखे हैं। तो बाकी फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब बाकी जो भी चीजें मिसिंग है वो तुम लोग को निकालना है। तो अलग अलग केसेस हैं, ट्राई करके देखते चले जाओ, ठीक है। और जिससे जो पार्ट पूछेंगे वही उसका आंसर देगा। लोग ज्यादा एक्स्ट्रा तेज नहीं बनेंगे अभी, ये सिखाने की चीज है। एक बार बेसिक सीख लेंगे तो सब लोगों के लिए काफी आसान होगा कैलकुलेशन करना। चलो भाई ट्राई करते जाओ। ट्राई करके देखो।
हाँ, जिन लोग का आंसर आता जाएगा, वो अपना हाथ रेज कर सकता है। कितने लोग का आंसर आ गया? बढ़िया भाई, बाकी लोग फटाफट ट्राई करो। जिन लोगों का आंसर आ गया है उन लोगों से आंसर नहीं पूछेंगे हम, बाकी लोगों से आंसर पूछ लेंगे जिन लोगों का आंसर नहीं आया है। नहीं यार, चलो ठीक है, सब लोगों से पूछ लेंगे। हाँ भाई, मेरे को नाम दिख रहा है इधर। श्वेता, बताओ ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा? सर फर्स्ट में 10 होगा, फर्स्ट में 10 होगा। हमको मालूम नहीं आंसर क्या है, बस हम लिख रहे हैं तुम्हारी बात, ठीक है? फर्स्ट में 10 15 होगा, 15 और 20 है, बाद में 5। बाद में 5, तो 4 टाइम्स से मतलब 5, 20, 5, 15। हाँ ठीक है, बढ़िया। किसी को अगर कोई डाउट है सेकंड नंबर में तो पूछ सकता है। 10, 15 और 5 होना चाहिए। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलो बढ़िया, डाउट नहीं है तो उसके बाद दिव्या बताओ भाई, थर्ड नंबर। बनाया नहीं अभी। रिताम्रा, थर्ड नंबर। Sir, 3, 3, 4.5, 4.5, cool, 6. 6, बढ़िया। जिसको भी डाउट होगा पूछते जाना फटाफट। उसके बाद मेरे को दिख रहा है अमन, फोर्थ नंबर। So 33, 44 और 11. 33, 44, 11, बहुत बढ़िया। उसके बाद साजिया। Sir, 1, 3/2, 2, 1/2. 1, 3/2 और 1/2 मेरे हिसाब से शायद बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद सुदीप। हेलो, हाँ सुदीप, जोर से बोल, आवाज नहीं आ रहा। खाना नहीं खाया क्या? अब तो लॉकडाउन भी खत्म हो गया है। 5.5। इतना चिल्ला के बोल रहा है तभी भी आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ बोलो। 11, 11, 22, पहले वाले में 11। अच्छा ठीक है, 11। उसके बाद 22, 5.5। 5.5 देख के तो ठीक ही लग रहा है। हाँ भाई ठीक है। 1 से लेके 6 तक में कोई भी डाउट है तो पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से डाउट होना नहीं चाहिए, बट पूछ लो जिन लोगों का आंसर नहीं आया। चलो भाई बढ़िया, सब लोग आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो एक काम करो, एक क्वेश्चन नोट करो, नोट करते जाओ क्वेश्चन फटाफट। 3 moles of KClO3 3 moles of KClO3 when heated how many moles of KCl and O2 will be reduced? बचपन में ये रिएक्शन देखा होगा, इसलिए हम रिएक्शन मेंशन नहीं कर रहे। खुद से सोचना है, खुद से रिएक्शन बैलेंस करना है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कंसीडर करना है। साजी और रितंबरा अपना हाथ नीचे कर लो भाई, हाथ दर्द कर जाएगा तुम लोगों का। आयुष बन गया, बहुत सही यार। बताओ भाई आयुष, केसीएल का कितना आंसर आएगा?
अच्छा आयुष बनाया नहीं है। देवांशु बताओ भाई केसीएल कितना आएगा? सर 6 मोल। केसीएल 6 मोल? हाँ सर। नहीं भाई गलत है, गलत है। उसके बाद रौनक बताओ भाई कितना आएगा केसीएल? सर 3 मोल। 3 मोल बढ़िया है। और उसके बाद रवि बताओ भाई O2 कितना आएगा? रवि 3/2 O2 कितना आएगा? सर। 3/2 मोल। बहुत बहुत बढ़िया। चलो भाई देवांशु ध्यान दो, बैलेंसिंग ढंग से किया करो। अगर हम लोग KClO3 को हीट करेंगे तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में KCl बनेगा, साथ ही साथ O2 बनता है। तो पोटेशियम तो बैलेंस्ड है, क्लोरीन भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन को सीधा 3/2 लिख करके काम कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा होल नंबर रेशियो में बैलेंस करो, बैलेंसिंग किसी भी तरीके से कर ले तो अपना काम हो जाएगा। तो KCl का 3 मोल दे रखा, तो KClO3 में और KCl में कोफिशिएंट 1:1 है। तो जितना KClO3 खत्म होगा उतना KCl बनेगा, 3 मोल खत्म होगा तो 3 मोल बनेगा। तो 3 मोल खत्म हुआ, 3 मोल का फॉर्मेशन हुआ। फिर उसके बाद KClO3 में और O2 में 3/2 का रेशियो है, 1 मोल 3/2 बना रहा, तो 2 मोल 2 × 3/2 बनाएगा, 3 मोल 3 × 3/2 बनाएगा। इसका मतलब अच्छा सॉरी एक ही मोल नहीं भाई, ऑक्सीजन में 3/2 होगा। सर 9/2 होगा ना? 4.5 मोल 9/2 होगा, 9/2। हाँ 9/2 होगा, 4.5 मोल सॉरी 9/2 होना चाहिए। अबे क्या रवि यार तुम गलत आंसर बता देता, हम भरोसा कर दिया। चीटिंग किया था क्या एग्जाम में? अबे रवि नहीं सर। बताओ, इतना घटिया घटिया सवाल में बताओ गलती करता है। चलो 1 मोल 3/2 बना रहा, तो 2 मोल 2 × 3/2 बनाएगा, 3 मोल 3 × 3/2 बनाएगा, मतलब 9/2 मोल्स आराम से फॉर्मेशन में कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। बारिश हो रहा है क्या भाई बाहर? बहुत तेज बारिश हो रहा है। क्या तुम लोग बारिश के मौसम में पढ़ाई लिखाई छोड़ करके क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा पड़ा है? मजा तो यार जिंदगी के सब मुंह में है सब। हाँ तो KCl का 1 मोल का सॉरी 3 मोल का फॉर्मेशन होगा और O2 वाले पार्ट का 9/2 मोल्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये आंसर होगा। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बट अगर कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो। सर वैसे करके अगर बैलेंसिंग डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। सर क्या क्या? हाँ सर वैसे भी तो बैलेंसिंग सही हाँ हुआ था। कौन बोल रहा है? देवांशु बोलो। सर उसमें भी तो बैलेंसिंग सही हुआ था, तो उसमें गलती कैसे हो रहा है? अच्छा चलो देख लेते हैं। तुम ऐसा किया ना, 2 KClO3 और प्रोडक्ट में 2 KCl + 3O2 ये किया होगा। हाँ तो इसका 2 मोल KCl का 2 मोल बना रहा है, मतलब 2:2 है, तो 1:1 है। 2 मोल 2 मोल बनाएगा, तो 3 मोल 3 मोल बनाएगा, बनेगा। अच्छा समझ में आया? हाँ चलो भाई अगला क्वेश्चन फटाफट छापना शुरू करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी grams of Fe2O3 is formed by heating 18 gram FeO with oxygen. How many grams of Fe2O3 is formed by heating 18 gram of FeO with oxygen? और आयरन का मोलर मास होता है 56। इसको यूज कर सकते हैं, इस वैल्यू को ट्राई करो। जिनका आंसर बनता जाएगा अपना हाथ रेस करते जाएंगे, उनमें से किसी से हम सवाल सर पूछेंगे। आयरन का और जिन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक आंसर नहीं आ रहा वो भी ट्राई करो। आयरन का सर आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों चाहिए हमको यहाँ पे? यहाँ पे नहीं सर, एक हमको बहुत पहले से जानने का ये था कि मतलब जैसे होता है ना 2881 2882 ऐसे अच्छा करके, तो हमको लगा 4-5 ऐसे 288888 होते रहता है क्या?
थोड़ा पेशेंटली वेट कर लो, बाकी हम बता देते हैं। इसका वैल्यू ऐसा होता है जैसे के एल एम एन है, तो 288 तो होता है। उसके बाद जैसे 288 का मतलब कितना हो गया, 18 हो गया। 18 के बाद पहले हम लोग टू इलेक्ट्रॉन इसी में भरते हैं, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग पहले एन में भरते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी वापस से हम लोग इलेक्ट्रॉन एम में भरना शुरू करते हैं, तो 2882 मतलब 20 हो गया। उसके बाद फिर 6 मतलब ओवरऑल यहाँ पे 14 होगा। लेकिन तो 2842 हो जाएगा। नहीं, 2842 बोलना थोड़ा गलत होता है। 2882 फिर उसके बाद 6 का नंबर आएगा। तो इसलिए हम लोग जब एटॉमिक नंबर 20 होता है या इससे हायर होता है, 20 में तो यूज कर भी सकते हैं, बट अगर एटॉमिक नंबर 20 से हायर हुआ तो हम लोग ये 52 ग्राम KLMN वाला पार्ट यूज करना बंद कर देते हैं, ठीक है। अच्छा। आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे इस चीज को, ठीक है। चलो भाई 52 ग्राम 52 ग्राम पक्का। नहीं भाई, इधर तो आंसर में 20 ग्राम दे रखा है जहाँ पे आंसर है मेरे पास। बाकी लोग ट्राई करो, और किसी का आंसर आया फटाफट ट्राई करो। How many grams of Fe2O3 is formed by heating 18 gram FeO with oxygen? 18 ग्राम FeO से 56 ग्राम तो नहीं, 52 ग्राम तो नहीं होगा। सब ट्राई करके 20 ग्राम 20 ग्राम, हाँ 20 ग्राम। जल्दी बताइए, बाकी लोग का 20 ग्राम आंसर आया तो फटाफट ट्राई करते जाओ, नहीं आया तो भी ट्राई करते जाओ। रिएक्शन तुम लोग के लिए लिख के जिंदगी आसान कर देते हैं। FeO वाला पार्ट O2 के साथ कंबाइन करेगा तो Fe2O3 बनना चाहिए, और जब बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन वाला पार्ट इधर 3 है तो होल नंबर में डाल दिया, तो 4 आयरन हो गया, 4 FeO, फिर उसके बाद 4 FeO, और उसके बाद 4 ऑक्सीजन, 4 और 2 6, हाँ ठीक है बैलेंस ही दिख रहा है। 4 ऑक्सीजन प्लस 2 6 ऑक्सीजन, टोटल 6 ऑक्सीजन, हाँ ठीक है बैलेंस्ड इक्वेशन। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Fe2O3? चलो भाई 18 ग्राम FeO लेकर के चले अगर हम लोग, तो एक चीज तो ध्यान रखना है सबसे पहले कि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में कैलकुलेशन करते हैं, कभी भी हम लोग मास के टर्म में कैलकुलेशन नहीं करते। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालेंगे तो 18 डिवाइडेड बाई FeO का मास हो जाएगा 56 प्लस 16, इसका मतलब 72। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी के लिए हम कैलकुलेशन में यूज नहीं करते हैं, बस छोड़ देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद FeO का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है, जबकि Fe2O3 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 के बराबर। इसका मतलब 4 मोल 2 मोल का फॉर्मेशन करेगा, जस्ट आधा बना रहा है। तो जितना मोल लेके चलेंगे उसका हाफ टाइम्स बनेगा। तो अगर 4 मोल लेते तो आधा मतलब 2 बनता, तो अगर x मोल लेते तो आधा मतलब x/2 बनना चाहिए था। तो 18/72 मोल्स लेते तो इसका आधा 18/72 इंटू 1/2 बनना चाहिए था। तो यहाँ के हिसाब से कैलकुलेशन अभी भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को मास चाहिए। तो मास के लिए हम लोग 104 ग्राम। अरे नहीं भाई, ऊपर आंसर बता दिया 20 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास चाहिए होगा, तो Fe2O3 का मोलर मास अगर निकालेंगे तो 56 इंटू 2 मतलब 112 प्लस 48, 112 प्लस 48 करेंगे तो 0, 4 1 5 1 6 सर मतलब 96 प्लस 160 होगा होना ना चाहिए। क्या 96 प्लस? सर 112 प्लस 96 O3 का सर 2 से इंटू करेंगे ना फिर। अच्छा, तो 56 को मतलब सॉरी 112 को 2 से इंटू क्यों नहीं कर रहा है? कौन सा मोलर मास कैलकुलेट कर रहा है भाई? Fe2O3 का मोलर मास कैलकुलेट करना है। Fe2O3 का मोलर मास कितना होगा? तो 56 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 तो 48, और सामने वाले पार्ट में 112 मतलब 160। तो कैलकुलेशन में 18/72 इंटू 1/2 इंटू 160, तो उसके हिसाब से 18 चौक 72, 4 मतलब 40, 40 और 20, आंसर 20 ग्राम होना चाहिए, जो कि आ रखा है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स नहीं होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज अ डिफरेंट टर्म, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज अ डिफरेंट टर्म।
तो उधर जो कोफिशिएंट 2 दे रखा है इसको हम लोग मोलर मास के कैलकुलेशन में थोड़ा ना इंक्लूड करेंगे, मोलर मास अलग चीज है, मोलर मास में क्या को इंक्लूड करेंगे भाई इसको। Fe2O3 जो है उसका मोलर मास कितना होगा, तो 56 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3 मतलब टोटल 160 ग्राम। फिर उसके बाद बाकी बचा क्या, FeO, तो उसका मोलर मास वाला पार्ट 56 प्लस 16 मतलब 72 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स से रिलेट करके कैलकुलेशन में आंसर निकाले। अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो हम वापस से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निकालना नंबर ऑफ मोल्स है, फिर नंबर ऑफ मोल्स से आगे वाले पार्ट को रिलेट करना है। कोई डाउट है तो फटाफट पूछो, जिसको भी डाउट है फटाफट पूछो। चलो भाई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, हाउ मेनी liters of O2 at STP is required for complete combustion of 1 mole of C5H10. How many liters of O2 at STP is required for complete combustion of 1 mole of C5H10? ट्राई करके देखो भाई। एक तो 10वां क्लास में ही ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि C5H10 का जब हम लोग कम्बशन कराते हैं तो क्या बनता है। तो जब भी हाइड्रोकार्बन का कम्बशन कराते हैं तो CO2 प्लस H2 बनता है। किसी भी हाइड्रोकार्बन का कम्बशन कराएंगे तो हमेशा CO2 प्लस H2 ही बनेगा। इक्वेशन लिखो, इक्वेशन बैलेंस करो और ट्राई करके देखो। सर C2 नहीं होगा, CO2 होगा ना। तो हम C2 लिखे हैं क्या? हाँ अच्छा C2 क्या लिखा हुआ है भाई? C2 है। अरे धुंधला नहीं नहीं CO2 है। हाँ CO2 है, धुंधला आने लगा तो हो जाएगा। कोई बात नहीं, चलो भाई थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। अब दिख रहा है CO2? हाँ। So 168 liter. 168 लीटर। अच्छा इतना तो नहीं मालूम हमको। हाँ ठीक है 168 लीटर। किसका आंसर आया? सर अमन। बढ़िया भाई अमन। 23 से लोग हैं इस बैच में, मजा आएगा हमको भी नया बैच बनाने में। ध्यान रखना है, तुम लोगों को फिर से बोल रहे हैं, तुम्हारे क्लास परफॉर्मेंस, तुम्हारे टेस्ट का परफॉर्मेंस, तुम्हारे बुकलेट सॉल्विंग, तुम्हारा असाइनमेंट का डाउट, इन सब चीजों को मिला करके हम लोग बैच बनाएंगे। क्योंकि हम लोग को मालूम है कि जो लोग एक्स्ट्रा मेहनती है वो कुछ भी एक्स्ट्रा करने के लिए रेडी रहेंगे। एक्स्ट्रा करो तभी IIT में जा पाएंगे, बहुत मुश्किल है IIT में जाना। सर संडे को जो टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट हमको नहीं आ रहा था उस पे। तुम टेस्ट दिया था? हाँ सर। टेस्ट दिया था। अमन कुमार नाम तो नहीं दिख रहा था हमको। सर हम दिए थे टेस्ट। तुम कौन सा टेस्ट दे दिया, तुम्हारा नाम ही नहीं है इधर। कितना क्वेश्चन था टेस्ट में? 30 क्वेश्चन था सर, 10 ईच सेक्शन, मतलब 10 3 सब्जेक्ट का 10 क्वेश्चन। यार तुम्हारा नाम ही, तुम सबमिट किया था पेपर के बस बंद कर दिया था? सबमिट किए थे सर, वहाँ पे लिखा रहा था शो रिजल्ट, उस पे क्लिक ही नहीं हो रहा था। 168 लीटर। हाँ 168 लीटर तुम्हारे इसमें नाम नहीं शो कर रहा है। मेरे हिसाब से एक बार फिर से टेस्ट देना पड़ेगा शायद। चलो आंसर डिस्कस कर लेते हैं। 168 लीटर। हाँ चलो ध्यान दो,
एक तो पहले बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। जब बैलेंसिंग करेंगे तो मेरे हिसाब से CO2 के आगे 5 होना चाहिए, तो 5 CO2 वाला पार्ट निकल के आएगा। उसके अलावा H2O वाले पार्ट में भी 5 होना चाहिए। अगर ऐसा कंसिडर करें तो उसके हिसाब से ऑक्सीजन कितना हो गया, 10 10 + 5 15। 15 का मतलब हो गया कि यहाँ पे 15/2 लेके काम कर सकते हैं। ये अपना बैलेंस्ड इक्वेशन होना चाहिए भाई मेरे हिसाब से, ठीक है। इसके बाद जब कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ O2 एट STP, मतलब 22.4 वाला पार्ट ध्यान रखना है अपने को, इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ C5H10। तो C5H10 का 1 मोल दे रखा, और उसमें कितना O2 का नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी कितना O2 का वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा ये पूछा है। तो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स लिख लेते हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स जो रिक्वायर्ड होगा O2 वाले पार्ट का, तो कोफिशिएंट C5H10 में 1 है, O2 वाले पार्ट में 15/2 है। इसका मतलब 1:15/2 का रेशियो चल रहा। 1 मोल C5H10 के साथ रिएक्ट करने के लिए। अच्छा एक चीज बताओ, एक और सवाल है, C5H10 का नाम क्या होगा? पेंटीन। पेंटीन। पेंटेन पक्का? सर पेंटीन। पेंटीन पेंटीन पेंटेन पेंटेन सॉरी पेंटेन। पेंटेन या पेंटीन? पेंटीन पेंटीन। पेंटीन पेंटीन। सब गलत है एक नंबर का। पेंटीन। अबे नालायक आदमी, पेंटीन चिल्ला चिल्ला के गलत आंसर बता रहा है। कभी टर्म तो सुना वही है तो बोले आइसोमर? पेंटीन। अबे हम बोल रहे गलत है। कभी आइसोमर वर्ड सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? सर साइक्लोपेंटेन। अच्छा ये एक और नया नाम निकल के आया है, बढ़िया। ये तो पेंटीन नहीं है, ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये पेंटीन नहीं है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, इधर तो पॉसिबिलिटी है, हाँ ये भी पेंटीन नहीं है अपने स्ट्रक्चर में, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तीसरा, सर ये पेंटीन ही है सर, इसका पेंटीन CnH2 नहीं पेंटीन फॉर्म ही हो तो रहा है C5H10। अबे तुम्हारे जिंदगी में अभी जिंदगी कुछ रखा थोड़े तुम्हारी जिंदगी में, C5H10 मतलब पेंटीन होगा। थोड़ा मोह माया से ऊपर उठ जाओ, सर। ये बता रहे हैं क्या होता है। सीरीज का है सर। हाँ तो अल्कीन सीरीज का है, इसका मतलब पेंटीन होगा क्या? हाँ। ये जो पार्ट है ये तो पेंटीन है जो नीचे हाईलाइट किया है, लेकिन ये ऊपर का स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है क्या? नो सर। नो सर। तो कैसे पेंटीन है? ऊपर वाला पार्ट अल्कीन है, अल्कीन में नो डाउट अल्कीन सीरीज है, लेकिन पेंटीन नहीं है। और एक और चीज बताओ, अगर मान लो ऐसा स्ट्रक्चर लेते हैं, ये साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। तो ये इसमें पेंटीन तो है नहीं, तो फिर अल्कीन सीरीज कैसे है? अच्छा मोह माया से ऊपर उठो थोड़ा, ठीक सर, है। तो क्या होगा आंसर? जिंदगी का अधूरा सच जान रखा है, कुछ नहीं आंसर होगा, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। पेंटीन वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स होगा, बट और भी आइसोमर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। आइसोमर वर्ड तो सुना होगा ना जिंदगी में? हाँ हाँ। तो आइसोमर वर्ड आराम से एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो ध्यान दो, तो C5H10 का कोफिशिएंट 1 है, O2 का कोफिशिएंट 15/2 है, मतलब 1:15/2 के रेशियो में काम चलेगा। अगर 1 मोल C5H10 लेंगे तो उस केस में O2 का 15/2 मोल्स रिक्वायर्ड होगा कंबशन के लिए। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड 15/2 के बराबर है, तो वॉल्यूम एट STP, जब भी हम लोग STP पे वॉल्यूम निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15/2 इंटू 22.4 कर सकते हैं, तो यहाँ से 11.2 आएगा। और 11.2 को जब हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक छोटा सा पार्ट और देखना, इसको सीखना थोड़ा, ठीक है। कैलकुलेशन हमेशा कॉपी पेन पे मत किया करो, थोड़ा दिमाग चलाया करो। तुम लोग का दिमाग वैसे भी जंग लग गया है बिल्कुल 10th क्लास के बाद। कैलकुलेशन में जैसे 15 इंटू 11.2 है, तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक करके करना, या 3 पार्ट में भी कर सकते हैं। 15 इंटू 11 को हम लोग 10 के फॉर्म में रख सकते हैं, +1 + 0.2 के फॉर्म में रख सकते हैं, और ये दिमाग में कैलकुलेशन करना है तुमको, ठीक है। ये सब चीजें सीखो, धीरे धीरे हैबिट में लाओ, तो कैलकुलेशन फास्ट होगा। तो जैसे 15 इंटू 10 तो भाई बचपन से सीखते आ रहा, 150 होगा। 15 इंटू 1 भी मालूम है 15 होगा, दोनों को ऐड किया तो 165 हो गया। और 15 को जब 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 में एक डेसिमल लगा दिया, मतलब 3 आया, तो 165 + 3 मतलब 168 हो गया वैल्यू। चाहते तो ऐसा कैलकुलेशन कर सकते थे, 11/2 और नीचे 15 लिखा और मल्टीप्लिकेशन करके काम कर लिया, ये भी तरीका ठीक है, लेकिन ये तो बच्चे लोग भी करते हैं,
तो तुम्हारे में और बच्चे में क्या डिफरेंस रह गया? 11th क्लास में आ गए, थोड़े बड़े हो गए, 2 साल में फिर कॉलेज निकल जाएंगे, फिर उसके बाद बुढ़ापा आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है? तो इन कैलकुलेशंस को थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे हम जब ये कैलकुलेशन करते तो 15 इंटू 11.2 को 15 इंटू 10 करते तो यहाँ से 150 आता, फिर 1 करते तो 150 प्लस 15 मतलब 165 होता, और 0.2 करते तो 15 इंटू 0.2 मतलब 3 होता, तो 165 प्लस 3 मतलब 168 लिख सकते थे। तो ये कैलकुलेशन हम माइंड में अगर करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा फास्टली करेंगे। इस साइड में जो नॉर्मल अपने बचपन से तरीका सीखा हुआ है, इससे तो फास्ट कैलकुलेशन होगा। अपना आंसर वाला पार्ट 168 लीटर्स आराम से निकल के आ जाएगा। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है तुम लोगों को, ठीक है? यहाँ तक का पार्ट मेरे हिसाब से तुमको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग शायद से वर्कशीट 4 अब सॉल्व कर सकते हैं। एक सेकंड, थोड़ा अभी तुम लोग लाइन पे रहो, देख लेते हैं वर्कशीट। वर्कशीट 3 तक तुम लोग को भेज दिया ना शायद से? वर्कशीट 3 शायद भेज दिया था जहां तक हमको ध्यान है। हाँ, नंबर ऑफ मोड्स निकालने वाला, ठीक है। वर्कशीट 4 में तुम्हारे वर्कशीट 3 का आंसर भी होगा, उसका डिस्कशन भी कर लेंगे। उसके अलावा हाँ, वर्कशीट 4 एकदम सॉल्व कर सकते हैं। वर्कशीट 4 के अलावा वर्कशीट 5 जो है, वर्कशीट 5 भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है वर्कशीट 5, दिमाग लगाने लायक सवाल है, ठीक है। हम तुम लोगों को वर्कशीट 4 और 5 दोनों भेज रहे हैं। अच्छा, वैसे एक और छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये है, जैसे क्योंकि हम लोग का रोज रोज क्लास नहीं होता, तो कभी कभी तुम लोग को वर्कशीट का आंसर देखने के लिए काफी वेट करना होता है। तो जब नॉर्मली ऑफलाइन क्लासेस चलेंगे तो वर्कशीट क्लास शुरू होते ही अपने आराम से काम चल जाएगा, बट अभी आंसर नहीं मिल पाता है तो डिस्कशन में थोड़ा दिक्कत भी होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से ट्राई करेंगे कि जो तुम्हारा वर्कशीट है उसी में तुम्हारा आंसर हो, क्योंकि वर्कशीट में काफी अच्छे क्वेश्चंस है, काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन। मतलब इस तरह क्वेश्चन तुमको बुकलेट्स में नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे बुकलेट्स में, ना किसी बुक्स में मिलेंगे। तो इसलिए वर्कशीट के क्वेश्चन बहुत ही प्रॉपरली सॉल्व करना। आज के लिए तुम्हारे पास वर्कशीट 4 और वर्कशीट 5 ये दोनों ही होमवर्क होगा, क्योंकि दोनों के टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। और एक सेकेंड, वर्कशीट 6 भी देख लेते हैं। वर्कशीट 6 में यार देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये भी बना सकते हैं। अच्छा नहीं, इसमें एक एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला सवाल आ रखा है, इसको नहीं बना सकते। चलो ठीक है, वर्कशीट 5 और वर्कशीट 4 जो है ये दोनों तुम लोगों को आज के लिए होमवर्क होगा। और उसके अलावा तुम्हारे बुकलेट से हम लोग कुछ कुछ होमवर्क साथ देंगे। बुकलेट के भी क्वेश्चन तुम लोग को ट्राई करते हुए आना है नेक्स्ट क्लास के लिए। बुकलेट का भी होमवर्क नोट कर लो, और अपने कॉपी में होमवर्क नोट कर लेना पीछे, ताकि कोई होमवर्क भूल ना जाए। बहुत सारे लोग होमवर्क भूल जाते हैं कि सर याद ही नहीं था होमवर्क क्या था। तो हाँ भाई, चलो ध्यान दो। सर पीसीएम प्लस सीएस नहीं कर पाएंगे अगर? क्यों नहीं कर पाएगा सर? मतलब स्कूल ट्यूशन से ही फुर्सत नहीं मिलेगा तो फिर सर सीएस को कब लेके जाएंगे साथ में? क्या देखो, कंप्यूटर साइंस ऑलमोस्ट ऐसा चीज है कि जिंदगी में अगर एक बार सीख लिया तो सीख लिया, मतलब उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है कि अगर तुम सीएस नहीं सर, लेगा 11 में एक प्रोग्रामिंग होता है ना? अरे मतलब वही है, तो उसमें जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाता है, तो पाइथन जावा। हाँ, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बेसिक्स मालूम है, एक बार सीख रखा है तो सीख रखा है, फिर दिक्कत नहीं होगा। मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगा। हाँ, बट तुम मान लो कि तो अगर सीएस नहीं लेगा तो क्या लेगा? हिंदी? नहीं, सीएस तो हमको लेना ही है। हम उसके आगे का नहीं सोचे। सीएस ले तो फिर सवाल पूछना ही absurd चीज नहीं है कि सर कैसे मैनेज होगा। ये थोड़ा ना पूछना है, डर लग रहा है थोड़ा। अबे डर के आगे जीत है, थम्स अप पियो। क्या तुम्हें डर लग रहा है? डर लग रहा है मतलब देखो, ये पूछना सही ऑप्शन है कि सर इसको कैसे मैनेज करें। अगर लेना है तो फिर तो कैसे मैनेज करें ये पूछो ना, कि सर ये पूछे कि मैनेज हो पाएगा क्या। हम ले भी रहे हैं वही, लेकिन मैनेज हो पाएगा? हाँ, मैनेज अभी तुम्हारे पास बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है? अच्छा, मैनेज हो पाएगा, एकदम हो पाएगा। अभी सफिशिएंट टाइम है तुम लोगों के लिए। लॉकडाउन हुआ है, आराम से छुट्टी का यूटिलाइजेशन करो। 11-12 का कंप्यूटर साइंस जो भी तुम लोग का सीएस में आएगा वो पढ़ लो, अभी पढ़ लो, क्योंकि एक बार सीख लिए तो जिंदगी भर याद रहेगा। तो तुम लोगों को कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग का सिलेबस अभी धीरे चल रहा है, क्योंकि स्कूल शुरू होगा, हम लोग का भी क्लास चलेगा, तो फिर तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा कुछ भी चौथा चीज कर पाए। 3 ही चीज करने का टाइम नहीं होगा, कि इनफैक्ट बाकी लोग वही तो हम भी सोच के। नहीं तो ठीक है ना, अभी टाइम है तुम्हारे पास। अभी क्या कर रहा है तू? घर में खाना बना रहा है क्या कर रहा है?
नहीं मेरे पास कोई बुक भी नहीं है, मतलब नेट ही है बस, कि नेट से ही पढ़ पाओ। अरे तो ठीक है, इंटरनेट सबके लिए बेस्ट फैसिलिटी है। खाना बनाने आता है कि नहीं आता है तेरे को? आता ये है बता सर। पहले, पक्का आता है? क्या बनाता है खाने में? नहीं उतना ज्यादा देखो, नहीं आता है, रोटी वोटी बनाने नहीं आता है, बस ऐसी मैगी वूगी बनाने। अबे मैगी किसको जिंदगी में, क्या दुनिया में किसको मैगी बनाने नहीं आता है? सर मारा है बोलते वक्त मैगी बनाने आता है? खाना आप बनाना सीखो सर जिंदगी। मेरे को पनीर कढ़ाई बनाना है। हाँ, खाना बनाने आना चाहिए भाई, जिंदगी में जरूरत पड़ेगा खाना बनाने का। हमको तो आता ही है, हम अपनी जिंदगी जीने के लिए काफी खाना बना लेते हैं। कल ही हम लोग गोलगप्पा बना के खाए थे। चलो ध्यान दो। हाँ, कंप्यूटर साइंस अगर सीखना है तो अभी सीख लो, हमको अभी भी छुट्टी है बुलाइएगा तुम्हारे सर। पास तो। अबे चल बे, हमको भी बुलाइएगा। बुलाएंगे, कहीं पार्टी करना हो तो। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के बहाने हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस सीखना है तो अभी 2 महीने की छुट्टी में या फिर 1 महीने की छुट्टी में सीख लो, क्योंकि अभी एक स्कूल का एक्सटेंशन होगा ही होगा। तो सीख लो अभी, ताकि 2 साल तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जो ये है तुम लोगों का, क्या बोलते हैं, वो आता है ना जो स्पोर्ट्स वाला कुछ होता है सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन। हाँ, पी फिजिकल एजुकेशन भी ठीक है, लेकिन पिछले 3-4 साल से हम ये देख रहे हैं कि फिजिकल एजुकेशन में नंबर नहीं दिया जा रहा है। बड़ा रिस्की सब्जेक्ट हो गया। पहले मेरे टाइम पे कभी भी 90 नंबर से नीचे नहीं आता था, बट अब बहुत कम लोगों का नंबर आ रहा है, 60-70 टाइप से नंबर दे रहा है। तो थोड़ा रिस्की टाइप का सब्जेक्ट हो गया है। कंप्यूटर साइंस लेके अगर सीख सकते हैं, अगर बचपन से पढ़ रखा है तब तो बेस्ट है। कंप्यूटर साइंस लो, फटाफट उसको सीख लो, अभी छुट्टी है। 2 साल की चीज अभी सीख लो। एक बार सीख लेंगे तो जिंदगी भर याद रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को, लेकिन उसको सीख लो। और जिन लोगों को नहीं आता है कंप्यूटर साइंस, वो रिस्क मत लेना, मेरे तरफ से सजेशन होगा, क्योंकि अगर नहीं आता तो बहुत एक्स्ट्रा हेडेक हो जाएगा। इकोनॉमिक्स भी बहुत ज्यादा पढ़ने वाली चीज है, बहुत मेहनत की चीज है, देख लेना भाई। अगर मेहनत कर सकते तो अच्छी बात है, लेकिन हम सजेशन नहीं देंगे। अगर तुम्हारा फोकस है कि हमको एकदम IIT पहली बार में निकालना है, तो तुमको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा इन सब चीजों पे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए सब्जेक्ट थोड़ा 6 सब्जेक्ट जो भी होगा, सॉरी 5th सब्जेक्ट थोड़ा ढंग से सिलेक्ट करना, ऐसे 10th रैंडमली मत तो कर सिर्फ लेना। HTML पर है और 11 12 में डायरेक्ट पाइथन आ जाता है। देखो, हाँ हमको यही एक्चुअल तो में है, लेकिन एक्चुअल में हम शुरू एक्चुअल से में पाइथन को एक्चुअल ही में करके चले। एक्चुअल में हमको कोडिंग नहीं आता, तो हम इसका ABCD नहीं बता सकते, ठीक है। हमको सारे स्टूडेंट लोग, हम स्टूडेंट से सीखने वाले 2-4 स्टूडेंट्स को हम बोल रखे हैं कि जैसे ही तुम लोग का JEE एडवांस क्लियर होगा तो हमको कोडिंग सिखाएगा सब। 2-3 लोगों को बोल रखे हैं हम, और सबको हम लोग को सिखाएंगे, सारे लैंग्वेज हमको सिखा के जाएंगे। नहीं सिखाएगा तो बहुत मार मारेंगे सबको, क्योंकि हमको नहीं आता कोडिंग। तो इसलिए हम ज्यादा डिस्कशन में इसमें नहीं बोल सकते कि क्या आसान है क्या डिफिकल्ट है। तुम लोगों को हो सकता है शायद ज्यादा आता होगा, ठीक है, बट सोच लेना, अगर कंप्यूटर साइंस आता है तो ले लो और अभी ही कंप्लीट कर लो लॉकडाउन में, ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। चलो भाई, क्वेश्चन नोट करो। ये जो एक्सरसाइज 2 था, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 69 तक होमवर्क दे रखा था, इसी में क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 71 भी ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 72, और ये कॉपी में होमवर्क लिखते जाओ, क्वेश्चन नंबर 73। सर फिर से सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अरे 70, 71, 72, 73, एक ही तो अब इसके आगे का होमवर्क बचा एम्पिरिकल फॉर्मूला के अलावा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एनालिसिस सेक्शन ई में। 70, 71, 72, 73, 74 भी ट्राई करके देखना, 75 भी ट्राई करके देखना। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही ट्राई करना, क्योंकि वर्कशीट में भी तुम्हारे पास होमवर्क होंगे, तो अभी के लिए इतना ही क्वेश्चंस ट्राई करके देखना। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।